यह अभिनय जब समाप्त हुआ तो उधर रंगशाला में धनुष यज्ञ समाप्त हो चुका था और सामाजिक प्रहसन की तैयारी हो रही थी। मगर इन सज्जनों को उससे विशेष दिलचस्पी न थी। केवल मिस्टर मेहता देखने गए और आदि से अंत तक जमे रहे। उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। बीच बीच में तालियां बजाते थे और फिर कहो का आग्रह करते अभिनेताओं को प्रोत्साहन भी देते जाते थे। राय साहब ने इस प्रहसन में एक मुकदमेबाज देहाती जमींदार का खाका उड़ाया था। कहने को प्रहसन था मगर करुणा से भरा हुआ। नायक का बात बात में कानून की धाराओं का उल्लेख करना, पत्नी पर केवल इसीलिए मुकदमा दायर कर देना कि उसने भोजन तैयार करने में जरा सी देर कर दी, फिर वकीलों के नखरे और देहाती गवाहों की चालाकियां और झांसे, पहले गवाही के लिए चटपट तैयार हो जाना, मगर इजलास पर तलबी के समय खूब मनावन कराना और नाना प्रकार की फरमाइशें करके उल्लू बनाना, ये सभी दृश्य देखकर लोग हंसी के मारे लोटे जाते थे। सबसे सुंदर वह दृश्य था जिसमें वकील गवाहों को उनके बयान रटा रहा था। गवाहों का बार बार भूले करना, वकील का बिगड़ना, फिर नायक का देहाती बोली में गवाहों को समझाना और अंत में इजलास पर गवाहों का बदल जाना। ऐसा सजीव और सत्य था कि मिस्टर मेहता उछल पड़े और तमाशा समाप्त होने पर नायक को गले लगा लिया और सभी नटों को एक एक मेडल देने की घोषणा की। राय साहब के प्रति उनके मन में श्रद्धा के भाव जाग उठे। राय साहब स्टेज के पीछे ड्रामे का सजवालन कर रहे थे। मेहता दौड़कर उन्हें गले लिपट गए और मुग्ध होकर बोले, आपकी दृष्टि इतनी पैनी है, इसका मुझे अनुमान न था। दूसरे दिन जलपान के बाद शिकार का प्रोग्राम था। वहीं किसी नदी के तट पर बाग में भोजन बने, खूब जल क्रीड़ा की जाए और शाम को लोग घर आए, देहाती जीवन का आनंद उठाया जाए। जिन्हें मेहमानों का विशेष काम था वह तो विदा हो गए। केवल वे लोग बचे रहे जिनकी राय साहब से घनिष्ठता थी। मिसेस खन्ना के सिर में दर्द था, न जा सकी, और संपादक जी इस मंडली से जले हुए थे और इनके विरुद्ध एक लेखमाला निकालकर इनकी खबर लेने के विचार में मग्न थे। सब के सब छटे हुए गुंडे हैं, हराम के पैसे उड़ाते हैं और मूछों पर ताव देते हैं। दुनिया में क्या क्या हो रहा है इन्हें क्या खबर। इनके पड़ोस में कौन मर रहा है इन्हें क्या परवाह। इन्हें तो अपने भोग विलास से काम है। यह मेहता जो फिलोसोफर बना फिरता है, उसे यही धुन है कि जीवन को संपूर्ण बनाओ। महीने में 1,000 मार लेते हो, तुम्हें अख्तियार है जीवन को संपूर्ण बनाओ या परिपूर्ण बनाओ। जिसको यह फिक्र दबाए डालती है, लड़कों का ब्याह कैसे हो, या बीमार स्त्री के लिए वैद्य कैसे आए, या अब की घर का किराया किसके घर से आएगा, वह अपना जीवन कैसे संपूर्ण बनाए। छूंटे सांड बने दूसरों के खेत में मुंह मारते फिरते हो और समझते हो संसार में सब सुखी है। तुम्हारी आंखें तब खुलेगी जब क्रांति होगी और तुमसे कहा जाएगा, बचा, खेत में चलकर हल जोतो। तब देखें तुम्हारा जीवन कैसे संपूर्ण होता है। और वह जो है मालती, जो 72 घाटों का पानी पीकर भी मिस बनी फिरती है, शादी नहीं करेगी। इससे जीवन बंधन में पड़ जाता है और बंधन में जीवन का पूरा विकास नहीं होता। बस जीवन का पूरा विकास इसी में है कि दुनिया को लूटे जाओ और निर्धन विलास किए जाओ। सारा बंधन तोड़ दो, धर्म और समाज को गोली मारो, जीवन के कर्तव्यों को पास न फटकने दो। बस तुम्हारा जीवन संपूर्ण हो गया। इससे ज्यादा आसान और क्या होगा। माँ बाप से नहीं पटती, उन्हें धता बताओ, शादी मत करो, यह बंधन है, बच्चे होंगे, यह मोहपाश है, मगर टैक्स क्यों देते हो। कानून भी तो बंधन है, उसे क्यों नहीं तोड़ते, उससे क्यों कन्नी काटते हो। जानते हो ना कि कानून की जरा भी अवज्ञा की और बेड़िया पड़ जाएगी। बस वही बंधन तोड़ो जिसमें अपनी भोग लिप्सा में बाधा नहीं पड़ती। रस्सी को सांप बनाकर पीटो और 30 मार बनो। जीते सांप के पास जाओ ही क्यों, वह फुखार भी मारेगा तो लहरें आने लगेगी। उसे आते देखो तो दुम दबाकर भागो, यह तुम्हारा संपूर्ण जीवन है। 8 बजे शिकार पार्टी चली। खन्ना ने कभी शिकार न खेला था, बंदूक की आवाज से कांपते थे, लेकिन मिस मालती जा रही थी, वह कैसे रुक सकते थे। मिस्टर तंखा को अभी तक इलेक्शन के विषय में बातचीत करने का अवसर न मिला था। शायद वहां वह अवसर मिल जाए। राय साहब अपने इस इलाके में बहुत दिनों से नहीं गए थे, वहां का रंग ढंग देखना चाहते थे। कभी कभी इलाके में आने जाने से आदमियों से एक संबंध भी हो जाता है और रौब भी रहता है। कारकुन और प्यादे भी सचेत रहते हैं। मिर्जा खुर्शीद को जीवन के नए अनुभव प्राप्त करने का शौक था, विशेषकर ऐसे जिनमें कुछ साहस दिखाना पड़े। मिस मालती अकेले कैसे रहती, उन्हें तो रसिकों का जमघट चाहिए।
केवल मिस्टर मेहता शिकार खेलने के सच्चे उत्साह से जा रहे थे। राय साहब की इच्छा तो थी कि भोजन की सामग्री, रसोइयाँ, कहार, खिदमतगार सब साथ ले चले, लेकिन मिस्टर मेहता ने इसका विरोध किया। खन्ना ने कहा, आखिर वहाँ भोजन करेंगे या भूखों मरेंगे? मेहता ने जवाब दिया, भोजन क्यों ना करेंगे, लेकिन आज हम खुद अपना सारा काम करेंगे। देखना तो चाहिए कि नौकरों के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं या नहीं। मिस मालती पकाएगी और हम लोग खाएंगे। देहातों में हांडी और पत्थर मिल ही जाते हैं और ईंधन की कोई कमी नहीं। शिकार हम करेंगे ही। मालती ने गीला किया, क्षमा कीजिए, आपने रात मेरी कलाई इतने जोर से पकड़ी कि अभी तक दर्द हो रहा है। काम तो हम लोग करेंगे, आप केवल बताती जाइएगा। मिर्जा खुर्शीद बोले, अजी आप लोग तमाशा देखते रहिएगा, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। बात ही कौन सी है, जंगल में हांडी और बर्तन ढूंढना हिमाकत है। हिरन का शिकार कीजिए, भूनिए, खाइए और वहीं दरख्त के सामने खर्राटे लीजिए। यही प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 2 मोटरें चली। एक मिस मालती ड्राइव कर रही थी, दूसरी खुद राय साहब। कोई 20-25 मील पर पहाड़ी प्रांत शुरू हो गया। दोनों तरफ ऊंची पर्वतमाला दौड़ी चली आ रही थी। सड़क भी पेंचदार होती जाती थी। कुछ दूर चढ़ाई के बाद एकाएक ढाल आ गया और मोटर नीचे की ओर चली। दूर से नदी का पाट नजर आया। किसी रोगी की भांति दुर्बल निस्पंद कगार पर एक घने वृक्ष की छांव में कारें रोक दी गई और लोग उतरे। यह सलाह हुई कि 2-2 की टोली बने और शिकार खेलकर 12 बजे तक यहाँ आ जाए। मिस मालती मेहता के साथ चलने को तैयार हो गई। खन्ना मन में ऐड कर रह गए। जिस विचार से आए थे उसमें जैसे पंचर हो गया। अगर जानते मालती दगा देगी तो घर लौट जाते, लेकिन राय साहब का साथ उतना रोचक न होते हुए भी बुरा न था। उनसे बहुत सी मुआमले की बातें करनी थी। खुर्शीद और तंका बच रहे। उनकी टोली बनाई थी। तीनों टोलियां एक एक तरफ चल दी। कुछ दूर तक पथरीली पगडंडी पर मेहता के साथ चलने के बाद मालती ने कहा, तुम तो चले ही जाते हो, जरा दम ले दो। मेहता मुस्कुराए, अभी तो हम 1 मील भी नहीं आए, अभी से थक गई। थकी नहीं, लेकिन क्यों न जरा दम ले लो। जब तक कोई शिकार हाथ ना आए हमें आराम करने का अधिकार नहीं। मैं शिकार खेलने ना आई थी। मेहता ने अनजान भरकर कहा, अच्छा, यह मैं जानता था। फिर क्या करने आई थी? अब तुमसे क्या बताऊं। हिरनों का एक झुंड चरता हुआ नजर आया। दोनों एक चट्टान की आड़ में छिप गए और निशाना बांधकर गोली चलाई। निशाना खाली गया, झुंड भाग गया। मालती ने पूछा, अब? कुछ नहीं, चलो फिर कोई शिकार मिलेगा। दोनों कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे। फिर मालती ने जरा रुक कर कहा, गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा है, आओ इस वृक्ष के नीचे बैठ जाए। अभी नहीं, तुम बैठना चाहती हो तो बैठो, मैं नहीं बैठता। बड़े निर्दयी हो तुम, सच कहती हूँ। जब तक कोई शिकार न मिल जाए मैं बैठ नहीं सकता। तब तो तुम मुझे मार ही डालोगे। अच्छा बताओ, रात तुमने मुझे इतना क्यों सताया? मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ा क्रोध आ रहा था। याद है तुमने मुझे क्या कहा था? तुम हमारे साथ चलेगा दिलदार। मैं न जानती तुम इतने शरीर हो। अच्छा सच कहना, तुम उस वक्त मुझे अपने साथ ले जाते? मेहता ने कोई जवाब न दिया, मानो सुना ही नहीं। दोनों कुछ दूर चलते रहे। एक तो जेठ की धूप, दूसरे पथरीला रास्ता। मालती थक कर बैठ गई। मेहता खड़े खड़े बोले, अच्छी बात है, तुम आराम कर लो, मैं यहीं आ जाऊंगा। मुझे अकेले छोड़कर चले जाओगे? मैं जानता हूं तुम अपनी रक्षा कर सकती हो। कैसे जानते हो? नए युग की देवियों की यही सिफत है। वह मर्द का आश्रय नहीं लेती, उससे कंधा मिलाकर चलना चाहती है। मालती ने छेपते हुए कहा, तुम कोरे फिलोसोफर हो मेहता, सच। सामने वृक्ष पर एक मोर बैठा हुआ था। मेहता ने निशाना साधा और बंदूक चलाई। मोर उड़ गया। मालती प्रसन्न होकर बोली, बहुत अच्छा हुआ, मेरा शाप पड़ा। मेहता ने बंदूक कंधे पर रखकर कहा, तुमने मुझे नहीं, अपने आप को शाप दिया। शिकार मिल जाता तो मैं तुम्हें 10 मिनट की मोहलत देता। अब तो तुमको फौरन चलना पड़ेगा। मालती उठकर मेहता का हाथ पकड़ती हुई बोली, फिलोसोफरों के शायद हृदय नहीं होता। तुमने अच्छा किया विवाह नहीं किया, उस गरीब को मार ही डालते। मगर मैं यूं न छोड़ूंगी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेहता ने एक झटके से हाथ छुड़ा लिया और आगे बढ़े। मालती सजल नेत्र होकर बोली, मैं कहती हूं मत जाओ। नहीं, मैं इस चट्टान पर सिर पटक दूंगी। मेहता ने तेजी से कदम बढ़ाए। मालती उन्हें देखती रही। जब वह 20 कदम निकल गए तो झुंझला कर उठी और उनके पीछे दौड़ी। अकेले विश्राम करने में कोई आनंद न था। समीप आकर बोली, मैं तुम्हें इतना पशु न समझती थी। मैं जो हिरन मारूंगा उसकी खाल तुम्हें भेंट करूंगा।
खाल जाए भाड़ में, मैं अब तुमसे बात न करूँगी। कहीं हम लोगों के हाथ कुछ न लगा और दूसरों से अच्छे शिकार मारे तो मुझे बड़ी झेप होगी। एक चौड़ा नाला मुंह फैलाए बीच में खड़ा था। बीच की चट्टानें उसके दांतों सी लगी थी। धार में इतना वेग था कि लहरें उछल पड़ती थी। सूर्य मध्याह्न पर आ चुका था और उसकी प्यासी किरणें जल में क्रीड़ा कर रही थी। मालती ने प्रसन्न होकर कहा, अब तो लौटना पड़ा। क्यों? उस पार चलेंगे, वहीं तो शिकार मिलेंगे। धारा में कितना वेग है, मैं तो बह जाऊंगी। अच्छी बात है, तुम यहीं बैठो, मैं जाता हूँ। हाँ, आप जाइए, मुझे अपनी जान से बैर नहीं है। मेहता ने पानी में कदम रखा और पांव साधते हुए बोले। ज्यों ज्यों आगे जाते थे पानी गहरा होता जाता था, यहाँ तक कि छाती तक आ गया। मालती अधीर हो उठी। शंका से मन में उच्चवल हो उठा। ऐसे विफलता तो उसे कभी न होती थी। ऊंचे स्वर में बोली, पानी गहरा है, ठहर जाओ, मैं भी आती हूँ। नहीं नहीं, तुम फिसल जाओगी, धार तेज है। कोई हरज नहीं, मैं आ रही हूँ, आगे न बढ़ना, खबरदार। मालती साड़ी ऊपर चढ़ाकर नाले में बैठी, मगर 10 हाथ आते आते पानी उसकी कमर तक आ गया। मेहता घबराए, दोनों हाथों से उसे लौट जाने को कहते हुए बोले, तुम यहाँ मत आओ मालती, यहाँ तुम्हारा गर्दन तक पानी है। मालती ने एक कदम और आगे बढ़ाकर कहा, होने दो, तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं मर जाऊं तो तुम्हारे पास ही मरूंगी। मालती पेट तक पानी में थी। धार इतनी तेज थी कि मालूम होता था कदम उखड़ा। मेहता लौट पड़े और मालती का एक हाथ से पकड़ लिया। मालती की नशीली आंखों में रोष भर कर कहा, मैंने तुम्हारे जैसा बेदर्द आदमी कभी न देखा था, बिल्कुल पत्थर हो। खैर, आज सता लो जितना सताते हैं, मैं भी कभी समझूंगी। मालती के पांव उखड़ते हुए मालूम हुए। वह बंदूक संभालती हुई उसने चिमट गई। मेहता ने आश्वासन देते हुए कहा, तुम यहाँ खड़ी नहीं रह सकती, मैं तुम्हें अपने कंधों पर बिठाए लेता हूँ। मालती ने भुकुटी टेढ़ी करके कहा, तो उस पार जाना क्या इतना जरूरी है? मेहता ने कुछ उत्तर न दिया। बंदूक कनपटी से कंधे पर दबा ली और मालती को दोनों हाथों से उठाकर कंधे पर बिठा दिया। मालती अपने पुलक को छिपाती हुई बोली, अगर कोई देख ले? भद्दा तो लगता है। 2 पग के बाद उसने करुण स्वर में कहा, अच्छा बताओ, मैं यहीं पानी में डूब जाऊं तो तुम्हें रंज होगा या नहीं? मैं तो समझती हूँ तुम्हें बिल्कुल रंज ना होगा। मेहता ने आध स्वर से कहा, तुम समझती हो मैं आदमी नहीं हूँ? मैं तो यही समझती हूँ, क्यों छिपाऊं? सच कहती हो मालती? तुम क्या समझते हो? मैं कभी बतलाऊंगा। पानी मेहता की गर्दन तक आ गया। कहीं अगला कदम उठाते ही सिर तक ना आ जाए। मालती का हृदय धक धक करने लगा। बोली, मेहता, ईश्वर के लिए अब आगे मत आओ, नहीं मैं पानी में कूद पड़ूंगी। उस संकट में मालती को ईश्वर याद आया, जिसका वह मजाक मजाक उड़ाया करती थी। जानती थी ईश्वर कहीं बैठा नहीं है जो आकर उन्हें उबार लेगा, लेकिन मन को जिस अवलंबन और शक्ति की जरूरत थी वह और कहाँ से मिल सकती थी। पानी कम होने लगा था। मालती ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम मुझे उतार दो। नहीं नहीं, चुपचाप बैठी रहो, कहीं आगे गड़ा मिल गया। तुम समझते होगे यही कितनी स्वार्थिनी है, मुझे इसकी मजदूरी दे देना। मालती के मन में गुदगुदी हुई, क्या मजदूरी लोगे? यही कि जब तुम्हें जीवन में ऐसा कि कोई अवसर आए तो मुझे बुला लेना। किनारे आ गए। मालती ने रेत पर अपनी साड़ी का पानी निचोड़ा, जूते का पानी निकाला, मुंह हाथ धोया, पर ये शब्द अपने रहस्यमय आशय के साथ उसके सामने नाचते रहे। उसने इस अनुभव का आनंद उठाते हुए कहा, यह दिन याद रहेगा। मेहता ने पूछा, तुम बहुत डर रही थी? पहले तो डरी, लेकिन फिर मुझे विश्वास हो गया कि तुम हम दोनों की रक्षा कर सकते हो। मेहता ने गर्व से मालती को देखा। उनके मुख पर परिश्रम की लाली के साथ तेज था। मुझे यह सुनकर कितना आनंद आ रहा है, तुम यह समझ सकोगी मालती? तुमने समझाया कब? उल्टे और जंगलों में घसीटते फिरते हो, और अभी भी लौटती बार यही नाला पार करना पड़ेगा। तुमने कैसी आफत में जान डाल दी। मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़े तो एक दिन न पटे। मेहता मुस्कुराया। इन शब्दों का संकेत खूब समझ रहे थे। तुम मुझे इतना दुष्ट समझती हो? और जो मैं कहूं कि तुमसे प्रेम करता हूं, मुझसे विवाह करोगी? ऐसे कांट कठोर से कौन विवाह करेगा? रात दिन जलाकर मार डालोगे। और मधुर नेत्रों से देखा, मानो कह रही हो, इसका आशय तुम खूब समझते हो, इतने बुद्धू नहीं हो। मेहता ने जैसे सचेत होकर कहा, तुम सच कहती हो मालती? मैं किसी रमणी को प्रसन्न नहीं कर सकता। मुझसे कोई स्त्री प्रेम का स्वांग नहीं कर सकती। मैं उसके अंतरस्थल तक पहुंच जाऊंगा, फिर उससे अरुचि हो जाएगी। मालती कांप उठी। इन शब्दों में कितना सत्य था। उसने पूछा, बताओ, तुम कैसे प्रेम से संतुष्ट होगे? बस यही कि जो मन में हो वही मुख पर हो।
मेरे लिए रंग रूप और हाव भाव और नाजो अंदाज का मूल्य उतना ही है जितना होना चाहिए। मैं वह भोजन चाहता हूँ जिससे आत्मा की तृप्ति हो। उत्तेजक और शोषक पदार्थों की मुझे जरूरत नहीं है। मालती ने होंठ सिकोड़कर ऊपर को सांस खींचते हुए कहा, तुमसे कोई पेश न पाएगा, एक ही घाव को। अच्छा बताओ, मेरे विषय में तुम्हारा क्या ख्याल है? ऐथा ने नटखटपन से मुस्कुराकर कहा, तुम सब कुछ कर सकती हो, बुद्धिमती हो, चतुर हो, प्रतिभावान हो, दयालु हो, चंचल हो, स्वाभिमानी हो, त्याग कर सकती हो, लेकिन प्रेम नहीं कर सकती। मालती ने पैनी दृष्टि से ताक कर कहा, झूठे हो तुम, बिल्कुल झूठे। मुझे तुम्हारा यह दावा निस्तार मालूम होता है कि तुम नारी हृदय तक पहुंच जाते हो। दोनों नाले के किनारे किनारे चल रहे थे। 12 बज चुके थे, पर अब मालती को न विश्राम की इच्छा थी न लौटने की। आज के संभाषण में उसे एक ऐसा आनंद आ रहा था जो उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने कितने ही विद्वानों और नेताओं को एक मुस्कान में, एक चितवन में, एक रसीले वाक्य में उल्लू बनाकर छोड़ दिया था। ऐसी बालू की दीवार पर वह जीवन का आधार नहीं रख सकती थी। आज उसे वह कठोर, ठोस, पत्थर सी भूमि मिल लगी जो फावड़ों से चिंगारियों निकल रही थी, और उसकी कठोरता उसे उत्तर उत्तर मोह रही थी। घाय की आवाज हुई। एक लालसर नाले पर उड़ा जा रहा था। मेहता ने निशाना मारा। चिड़िया चोट खाकर भी कुछ दूर उड़ी, फिर बीच घार में गिर पड़ी और लहरों के साथ बहने लगी। अब अभी जाकर लाता हूँ। जाती कहाँ है? यह कहने कहते के साथ ही रेत में दौड़े और बंदूक किनारे पर रगड़ाप से पानी में कूद पड़े और बहाव की ओर तैरने लगे। मगर आज मील तक पूरा जोर लगाने पर भी चिड़िया न पा सके। चिड़िया मरकर भी जैसे उड़ी जा रही थी। सहसा उन्होंने देखा, एक युवती किनारे की एक झोपड़ी से निकली। चिड़िया को बहते देख साड़ी को जांघों तक चढ़ाया और पानी में घुस पड़ी। एक क्षण में उसने चिड़िया पकड़ ली और मेहता को दिखाती हुई बोली, पानी से निकलो बाबूजी, तुम्हारी चिड़िया यह है। मेहता युवती की चपलता और साहस देखकर मुग्ध हो गए। तुरंत किराने की ओर चले और 2 मिनट में युवती के पास पहुंच गए। युवती का रंग था तो काला, और वह भी गहरा। कपड़े बहुत ही मैले और फुहड़। आभूषण के नाम पर केवल हाथ में 2-2 मोटी चूड़ियां। सिर के बाल उलझे अलग अलग। मुखमंडल का कोई भाग ऐसा नहीं जिसे सुंदर का सुगढ़ कहा जा सके। लेकिन उस स्वच्छ निर्मल जलवायु ने उसके कालेपन में ऐसा लावण्य भर दिया था कि प्रकृति की गोद में पलक कर उसके अंग इतने सुडौल, सुगठित और स्वच्छंद हो गए थे कि यौवन का चित्र खींचने के लिए उससे सुंदर कोई रूप न मिलता। उसका सबल स्वास्थ्य जैसे मेहता के मन में बल और तेज भर रहा था। मेहता ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, तुम बड़े मौके पर पहुंच गई, नहीं मुझे न जाने कितनी दूर तैरना पड़ता। युवती ने प्रसन्नता से कहा, मैंने तुम्हें तैरते आते देखा तो दौड़ी। शिकार खेलने आए होंगे। हाँ, आए तो थे शिकार ही खेलने, मगर दोपहर हो गया और यही चिड़िया मिली है। तेंदुआ मारना चाहो तो मैं उसका ठौर दिखा दूं। रात को यहाँ रोज पानी पीने आता है, कभी कभी दोपहर में भी आ जाता है। फिर जरा सकुचा कर सिर झुकाए बोली, उसकी खाल हमें देनी पड़ेगी। चलो मेरे द्वार पर, वहां पीपल की छाया है। यहाँ धूप में कब तक खड़े रहोगे? कपड़े भी तो गीले हो गए। मेहता ने उसकी देह में चिपकी हुई गीली साड़ी को देखकर कहा, तुम्हारे कपड़े भी तो गीले हैं। उसने लापरवाही से कहा, हमारा क्या, हम तो जंगल के हैं, दिन दिन भरी धूप और पानी में खड़े रहते हैं। तुम थोड़े ही सह सकते हो। लड़की कितनी समझदार है और बिल्कुल गंवार। तुम खाल लेकर क्या करोगी? हमारे दादा बाजार में बेचते हैं, यही तो हमारा काम है। लेकिन दोपहर ही यहाँ काटे तो तुम खिलाओगी क्या? युवती ने लजाते हुए कहा, तुम्हारे खाने लायक हमारे घर में क्या है? मक्के की रोटियां खाओ तो धरी है। चिड़िया का सालन पका दूंगी, तुम बताते जाना जैसे बनाना हो। थोड़ा सा दूध भी है। हमारी गैया को एक बार तेंदुए ने घेरा था, उसे सींग से भगाकर भाग गई। तब से तेंदुआ उससे डरता है। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक औरत भी है। तुम्हारी घरवाली होगी। नहीं, घरवाली तो अभी नहीं है, जान पहचान की। तो मैं दौड़कर उसको बुला लाती हूँ, तुम चलकर छाँव में बैठो। नहीं नहीं, मैं बुलाता हूँ। तुम थक गए होंगे, शहर का रहिया जंगल में काहे आते होंगे। हम तो जंगली आदमी हैं, किनारे ही खड़ी होगी। जब तक मेहता कुछ बोले वह हवा हो गई। मेहता ऊपर चढ़कर पीपल की छां में बैठ गए। इस स्वच्छंद जीवन ने उनके मन में अनुराग उत्पन्न हो। सामने की पर्वतमाला दर्शन तत्व की भांति क्रम में और अत्यंत फैली हुई, मानो ज्ञान का विस्तार कर रही हो। मानो आत्मा उसमें ज्ञान हो और प्रकाश को, उस अगस्त्या को, उसके प्रकट विराट रूप को देख रही हो।
दूर के एक बहुत ऊंचे शिखर पर एक छोटा सा मंदिर था, जो उसे अज्ञेयता में बुद्धि की भांति ऊंचा पर खोया हुआ सा खड़ा था, मानो वहां तक मारकर भी पक्षी विश्राम लेना चाहते हैं और कहीं स्थान नहीं पाता। मेहता इन्हीं विचारों में डूबे हुए थे कि युवती मिस मालती के साथ मिले और जा पहुंची। एक वन में पुष्प की भांति धूप में खिली हुई, दूसरे गमले के फूल की भांति धूप में मुरझाई और निर्जीव। मालती ने बेदिली के साथ कहा, पीपल की छां बहुत अच्छी लग रही है क्या? और यहाँ भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। युवती दो बड़े बड़े मटके उठा लाई और बोली, तुम तब तक यहीं बैठो, मैं अभी दौड़कर पानी लाती हूँ, फिर चूल्हा जला दूंगी, और मेरे हाथ का खाओ तो मैं एक क्षण में रोटियां सेक दूंगी। नहीं, अपने आप सेक लेना। गेहूं का आटा मेरे घर में नहीं है और यहाँ कहीं दुकान भी नहीं है कि ला दूं। मालती को मेहता पर क्रोध आ रहा था। बोली, तुम यहाँ क्यों आकर पड़े रहे? मेहता ने चिढ़ाते हुए कहा, एक दिन जरा इस जीवन का आनंद भी तो उठाओ। देखो, मक्के की रोटियों में कितना स्वाद है। मुझसे मक्के की रोटियां खाई ही नहीं जाएगी, और किसी तरह निगल भी जाऊं तो हजम नहीं होगी। तुम्हारे साथ आकर मैं बहुत पछता रही हूँ। रास्ते भर दौड़ा दौड़ा के मार डाला और अब यहाँ लाकर पटक दिया। मेहता ने कपड़े उतार दिए थे, केवल एक नीला जांघिया पहने हुए बैठे थे। युवती को मटके ले जाते देखा तो उसके साथ से मटके छीन लिए और कुएं पर पानी भरने चले। दर्शन के गहरे अध्ययन में भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य की रक्षा की थी और दोनों मटके लेकर चलते हुए उनकी मांसल और चौड़ी छाती, मछलीदार जांघें किसी यूनानी प्रतिमा के संगुटित अंगों की भांति उनके पुरुषार्थ का परिचय दे रही थी। युवती उन्हें पानी खींचते हुए अनुराग भरी आंखों से देख रही थी। वह अब दया के पात्र नहीं, श्रद्धा के पात्र हो गए थे। कुआं बहुत ही गहरा था, कोई 60 हाथ। मटके भारी थे और मेहता कसरत का अभ्यास करते रहने पर भी एक मटका खींचते खींचते शिथिल हो गए। युवती ने दौड़कर उनके हाथ से रस्सी छीन ली और बोली, तुमसे न खींचेगा, तुम जाकर खाट पर बैठो, मैं खींचे लेती हूँ। मेहता अपने पुरुषत्व का यह अपमान न सह सके। रस्सी उसके हाथ से फिसल ले ली और जोर मारकर एक क्षण में दूसरा मटका भी खींच लिया और दोनों हाथों में दोनों मटके लिए आकर झोपड़ी के द्वार पर खड़े हो गए। युवती ने चटपट आग जलाई, लालसर के पंख झुलस डाले, छुरे से उसकी बोटियां बनाई और चूल्हे में आग जलाकर मांस चढ़ा दिया और चूल्हे के दूसरे एले पर कढ़ाई से दूध उबालने लगी। और मालती भौहें चढ़ाए खाट पर खिन्न मन पड़ी इस तरह का दृश्य देख रही थी, मानो उसके ऑपरेशन की तैयारी हो रही हो। मैं तो झोपड़ी के द्वार पर खड़े होकर युवती के गृह कौशल्य के अनुरक्त नेत्रों से देखते हुए बोले, मुझे भी तो कोई काम बताओ, मैं क्या करूं? युवती ने मीठी खिड़की के साथ कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जाकर बाई के पास बैठो, बेचारी बहुत भूखी है, दूध गर्म हुआ जाता है, उसे पिला देना। उसने एक घड़े से आटा निकाला और गूंथने लगी। मेहता उसके अंगों का विलास देखते रहे। युवती भी रह रहकर उन्हें कनखियों से देखकर अपना काम करने लगी थी। मालती ने पुकारा, तुम वहां क्यों खड़े हो? मेरे सिर में जोर का दर्द हो रहा है, आधा सिर ऐसा फटा जा रहा है जैसे गिर जाएगा। मेहता ने आकर कहा, मालूम होता है धूप लग गई है। मैं क्या जानती थी तुम मुझे मार डालने के लिए यहाँ लाए रहे हो? तुम्हारे साथ कोई दवा भी तो नहीं है। क्या मैं किसी मरीज को देखने आ रही थी जो दवा लेकर आऊं? मेरा एक दवाओं का बॉक्स है, वह मेरी सैमरी में है। उफ, सिर फटा जाता है। मेहता ने उसके सिर की ओर जमीन की ओर बैठकर धीरे धीरे उसका सिर सहलाना शुरू किया। मालती की आंखें बंद कर ली। युवती हाथों में आटा भरे, सिर के बाल बिखेरे, आंधे धुएं से लाल और सजल, सारी देह पसीने में तर, जिससे उसका उभरा हुआ वक्ष साफ झलक रहा था, आकर खड़ी हो गई और मालती को आंखें बंद किए पड़ी देखकर बोली, भाई को क्या हो गया है? मेहता बोले, सिर में बड़ा दर्द है। पूरे सिर में है कि आधे में? आधे में बतलाती है। दाई ओर है या बाई ओर? बाई ओर। मैं अभी दौड़ के एक दवा लाती हूँ, घिस कर लगाते ही अच्छा हो जाएगा। तुम इस धूप में कहाँ जाओगी? युवती ने सुना ही नहीं, वेग से एक और जाकर पहाड़ियों में छिप गई। कोई आधा घंटा बाद मेहता ने उसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते देखा। दूर से बिल्कुल गुड़िया सी लग रही थी। मन में सोचा, इस जंगली छोकरी में सेवा का कितना भाव है, कितना व्यवहारिक ज्ञान है। लू और धूप में आसमान पर चढ़ी जा रही है। मालती ने आंखें खोल कर देखा। कहाँ गई वो कलूटी? गजब की काली है, जैसे आबनूस का कुंदा हो। इसे भेज दो, राय साहब से कह आए कार यहाँ भेज दे। इस तपीश में मेरा दम निकल जाएगा। कोई दवा लेने गई है कहती है, उससे आधा सीसी का दर्द बहुत जल्द आराम हो जाता है। इनकी दवाएं इनको ही फायदा करती है, मुझे न करेगी।
तुम तो इस छोकरी पर लट्टू हो गए हो। कितने छिछोरे हो, जैसे रूह वैसे फरिश्ते। मेहता को कटु सत्य कहने में संकोच न होता था। कुछ बातों तो उसमें ऐसी है, अगर तुम में होती तो सचमुच तुम देवी हो जाती। उसकी खूबियाँ उसे मुबारक। मुझे देवी बनने की इच्छा नहीं। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं जाकर कार लाऊं। यद्यपि कार यहाँ आ भी सकेगी, मैं नहीं कह सकता। उस कलुटी को क्यों नहीं भेज देते? वह तो दवा लेने गई है, फिर भोजन पकाएगी। तो आज आप उसके मेहमान हैं। शायद रात को भी यहीं रहने का विचार होगा। रात को शिकार भी तो अच्छे मिलते हैं। मेहता ने इस आरोप से चिढ़कर कहा, इस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। मैं अपने किसी घनिष्ठ मित्र के लिए भी इस धूप में और लू में ऊंची पहाड़ी पर न जाता। और हम केवल घड़ी भर के मेहमान हैं, यह वह जानती है। वह किसी गरीब औरत के लिए भी इस तत्परता से दौड़ जाएगी। मैं विश्व बंधुत्व और विश्व प्रेम कर केवल लेख लिख सकता हूँ, केवल भाषण दे सकता हूँ। वह उस प्रेम को त्याग का व्यवहार बता कर सकती है। कहने से करना कठिन होता है, इसे तुम भी जानती हो। मालती ने उपहास भाव से कहा, बस बस, वह देवी है, मैं मान गई। उसके वक्ष में उभार है, नितंबों में भारीपन है। देवी होने के लिए और क्या चाहिए? मेहता तिलमिला उठे, तुरंत उठे और कपड़े पहने जो सूख गए थे। बंदूक उठाई और चलने को तैयार हुए। मालती ने फूंकार मारी, तुम नहीं जा सकते मुझे अकेला छोड़कर। तब कौन जाएगा? वही तुम्हारी देवी। मेहता हदबुद्धि से खड़े थे। नारी पुरुष पर कितने आसानी से विजय पा सकती है, इसका आज उन्हें जीवन में पहला अनुभव हुआ। वह दौड़ी हाफती चली आ रही थी। वह कलूटी युवती हाथ में एक झाड़ लिए समीप आकर मेहता को कहीं जाने को तैयार देखकर बोली, मैं वह जड़ी खोज लाई, अभी घिस कर लगाती हूँ। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? मांस तो पक गया होगा, मैं रोटियां सेक देती हूँ, दो एक खा लो। भाई दूध पी लेगी, ठंडा हो जाएगा तो चले जाना। उसने निसंकोच भाव से मेहता को अचकन की बटने खोल दी। मेहता अपने को बहुत रोके हुए थे। जी होता था इस गवारी के चरणों को चूम ले। मालती ने कहा, अपनी दवाई रहने दो। नदी के किनारे बरगद के नीचे हमारी मोटर कार खड़ी है, वहां और लोग होंगे, उनसे कहना कार यहाँ लाए। दौड़ी हुई जा। युवती ने दीन नेत्रों से मेहता को देखा। इतनी मेहनत से बूटी लाई, उसका यह अनादर। इस गवारीन की दवा इन्हें नहीं जची तो ना सही, उसका मन रखने के लिए जरा सी लगवा लेती तो क्या होता? उसने बूटी जमीन पर रखकर पूछा, तब तक तो चूल्हा ठंडा हो जाएगा बाई जी। कहो तो रोटियां सेक कर रख दूं, बाबूजी खाना खा ले, तुम दूध पी लो और दोनों जने आराम करो। तब तक मैं मोटर वाले को बुला लाऊंगी। वह झोपड़ी में गई, बुझी हुई आग फिर जलाई। देखा तो मांस उबल गया था, कुछ जल भी गया था। जल्दी जल्दी रोटियां सेकी, दूध गर्म था, उसे ठंडा किया और एक कटोरे में मालती के पास लाई। मालती ने कटोरे को भद्देपन का मुंह बनाया, लेकिन दूध त्याग न सकी। मेहता झोपड़ी के द्वार पर बैठकर एक थाली में मांस और रोटियां खाने लगे। युवती खड़ी पंखा झल रही थी। मालती ने युवती से कहा, उन्हें खाने दो, कहीं भागे नहीं जाते, तू जाकर गाड़ी ला। युवती ने मालती की ओर एक बार फिर सवाल की आंखों से देखा। यह क्या चाहती है? इनका आशय क्या है? उसे मालती के चेहरे पर रोगियों की सी नम्रता और कृतज्ञता का याचना न दिखाई दी। उसकी जगह अभिमान और प्रमाद की झलक थी। गवारीन मनोभाव को पहचानने में चतुर थी। बोली, मैं किसी की लौंडी नहीं हूँ बाई जी, तुम बड़ी हो, अपने घर की बड़ी हो। मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आ जाती, मैं गाड़ी लेने नहीं जाऊंगी। मालती ने डांटा, अच्छा, तूने गुस्ताखी पर कमर बांधी? बता, तू किसके इलाके में रहती है? यह राय साहब का इलाका है, तो तुझे उन्हीं राय साहब के हाथों हंटरों से पिटवाऊंगी। मुझे पिटवाने से तुम्हें सुख मिल जाए तो पिटवा लेना बाई जी, कोई रानी महारानी थोड़ी हूँ कि लश्कर भेजनी पड़ेगी। मेहता ने दो चार कोरे निगल लिए और मालती की यह बात सुनी और कंठ में अटक गया। जल से हाथ धोए और बोले, यहीं नहीं जाएगी, मैं जा रहा हूँ। मालती भी खड़ी हो गई, उसे जाना पड़ेगा। मेहता ने अंग्रेजी में कहा, उसका अपमान करके तुम अपना सम्मान बढ़ा रही हो मालती। मालती ने फटकार बताई, ऐसी ही लौंडियां मर्दों को पसंद आती है, जिनमें और कोई गुण न हो ना हो। उनकी टहल दौड़ दौड़ कर प्रसन्न मन करे और अपना भाग्य सराहे कि इस पुरुष ने मुझसे यह काम करने का तो नहीं कहा। वह देवियां है, शक्तियां हैं, विभूतियां हैं। मैं समझती थी वह पुरुषत्व तुम में कम से कम नहीं है, लेकिन अंदर से, संस्कारों से तुम भी वही बर्बर हो। मैं तो मेहता मनोविज्ञान के पंडित थे, मालती के मनोरहस्य को समझ रहे थे। ईर्ष्या का ऐसा अनोखा उदाहरण उन्हें कभी नहीं मिला था। उस रमणी में जो इतनी मृदु स्वभाव, इतनी उदार, इतनी प्रसन्न मुखी थी, ईर्ष्या की ऐसी प्रचंड ज्वाला। बोले, कुछ भी कहे, मैं उसे न जाने दूंगा। उसकी सेवाओं और कृपाओं का यह पुरस्कार देकर मैं अपने नजरों में नीच नहीं बन सकता।
मेहता के स्वर में कुछ ऐसा तेज था कि मालती धीरे से उठी और चलने को तैयार हो गई। उसने जल कर कहा, अच्छा तो मैं ही जाती हूँ, तुम उसके चरणों की पूजा करके पीछे आना। मालती 2-3 कदम चली गई तो मेहता ने युवती से कहा, अब मुझे आज्ञा दो बहन, तुम्हारा यह नेह, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा हमेशा याद रहेगी। युवती ने दोनों हाथों से सजल नेत्र होकर उन्हें प्रणाम किया और झोपड़ी के अंदर चली गई। दूसरी टोली राय साहब और खन्ना की थी। राय साहब तो अपने उसी रेशमी कुर्ते और रेशमी चादर में थे, मगर खन्ना ने शिकारी सूट सूट डाला था, जो शायद आज ही के लिए बनवाया गया था, क्योंकि खन्ना को असामियों से के शिकार में इतनी फुर्सत कहाँ थी कि जानवरों का शिकार करते। खन्ना ठिंगने, इखरे, रूपवान आदमी थे, गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी मूछें, मुंह पर चेचक के दाग, बातचीत में बड़े कुशल। कुछ देर चलने के बाद खन्ना ने मिस्टर मेहता का जिक्र छेड़ दिया, जो कल से ही उनके मस्तिष्क में राहु की भांति समाये हुए थे। बोले, यह मेहता भी कुछ अजीब आदमी है, मुझे तो कुछ बना हुआ मालूम होता है। राय साहब मेहता की इज्जत करते थे और उन्हें सच्चा और निष्पक्ष आदमी समझते थे, पर खन्ना से लेन देन का व्यवहार था, उस स्वभाव से शांति प्रिय भी थे, विरोध न कर सके। बोले, मैं तो उन्हें केवल मनोरंजन की वस्तु समझता हूँ, कभी उनसे बहस नहीं करता, और करना भी चाहूँ तो उनकी विद्या कहाँ से लाऊं? जिसने जीवन के क्षेत्र में कभी कदम ही नहीं रखा, वह अगर जीवन के विषय में कोई नया सिद्धांत अलपाता है तो मुझे उस पर हंसी आती है। मजे से 1000 महावर फटकारते हैं, न जोरू न जाता, कोई चिंता न बाधा, न दर्शन न बघारे, तो कौन बघारे। आप निर्दोष रहकर जीवन के संपूर्ण बनाने का स्वप्न देखते हैं, ऐसे आदमी से क्या बहस की जाए। मैंने सुना चरित्र का अच्छा नहीं है। बेफिक्री में चरित्र अच्छा रहे, ये कैसे हो सकता है? समाज में रहो और समाज के कर्तव्य और मर्यादाओं का पालन करो, तब पता चले। मालती न जाने क्या देखकर उन पर लट्टू हुई जाती है। मैं समझता हूँ वह केवल तुम्हें जला रही है। मुझे वह क्या जलाएगी, बेचारी। मैं उसे खिलौनों से ज्यादा नहीं समझता। यह तो न कहो मिस्टर खन्ना, मिस मालती पर जान तो देते हो तुम। यूँ तो मैं आपको भी यही इल्ज़ाम दे सकता हूँ। मैं सच कुछ खिलौना समझता हूँ, आप उन्हें प्रतिमा बनाए हुए हैं। खन्ना ने जोर से कहका मारा, हालांकि हंसी की कोई बात न थी। अगर एक लोटा जल चढ़ा देने से वरदान मिल जाए तो क्या बुरा है। अब की राय साहब ने जोर से कहका मारा, जिसका कोई प्रयोजन न था। तब आपने उस देवी को समझा ही नहीं। आप जितनी ही उसकी पूजा करेंगे उतना ही वह आपसे दूर भागेगी, जितना ही दूर भागिएगा उतनी ही आपकी ओर दौड़ेगी। तब तो उन्हें आपकी ओर दौड़ना चाहिए था, मेरी ओर। मैं उस रसिक समाज से बिल्कुल बाहर हूँ मिस्टर खन्ना, सच कहता हूँ। मुझ में जितनी बुद्धि, जितना बल है, वह इस इलाके के प्रबंध में ही खर्च हो जाता है। घर के जितने प्राणी हैं, सभी अपनी अपनी धुन में मस्त, कोई उपासना में, कोई विषय वासना में, कोहू काहू में मग्न, कोहू काहू में मगन। और इन सब अजगरों का भक्ष्य देना मेरा काम है, कर्तव्य है। मेरे बहुत से तालुकेदार भाई भोग विलास करते हैं, यह सब मैं जानता हूँ, मगर वह लोग घर में फूंक कर तमाशा देखते हैं। कर्ज का बोझ सिर पर लदा जा रहा है, रोज डिग्रियां हो रही है, जिससे लेते हैं उसे देना नहीं जानते, चारों तरफ बदनाम। मैं तो ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा समझता हूँ। मालूम नहीं किस संस्कार से मेरी आत्मा में जरा सी जान बाकी रह गई, जो मुझे देश और समाज के बंधन में बांधे हुए है। सत्याग्रह, आंदोलन छिड़ा। मेरे सारे भाई शराब कबाब में मस्त थे, मैं अपने को न रोक सका। जेल गया और लाखों रुपए की जेरबारी उठाई, और अभी तक उसका तवान दे रहा हूँ। मुझे उसका पछतावा नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे उसका गर्व है। मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग न करे और बलिदान न करे। मुझे क्या अच्छा लगता है कि निर्जीव किसानों का रक्त चूसूं और अपने परिवार वालों की वासनाओं की तृप्ति में साधन जुटाऊं, मगर करूं क्या। जिस व्यवस्था में पला और जिया, उससे घृणा होने पर भी उसका मोह त्याग नहीं सकता, और उसी चरखे में रात दिन पड़ा रहता हूँ कि किसी तरह इज्जत आबरू बची रहे और आत्मा की हत्या न होने पाए। ऐसा आदमी मिस मालती क्या, किसी भी मिस के पीछे नहीं पड़ सकता, और पड़े तो उसका सर्वनाश ही समझिए। हाँ, थोड़ा सा मनोरंजन कर लेना दूसरी बात है। मिस्टर खन्ना भी साहसी आदमी थे, संग्राम में आगे बढ़ने वाले। 2 बार जेल आए थे, किसी से दबना न जानते थे, खद्दर न पहनते थे और फ्रांस की शराब पीते थे। अवसर पड़ने पर बड़ी बड़ी तकलीफें झेल सकते थे। जेल में शराब छुई तक नहीं, और एक क्लास में रहकर भी स्त्री क्लास की रोटियां खाते रहे। हालांकि उन्हें इस तरह का आराम मिल सकता था, मगर रण क्षेत्र में जानलेवा रथ भी तो बिना तेल के नहीं चलता। उनके जीवन में थोड़ी सी रसिकता लाजमी थी। बोले, आप सन्यासी बन सकते हैं, मैं तो नहीं बन सकता।
मैं तो समझता हूँ जो भोगी नहीं है वह संग्राम में भी पूरे उत्साह से नहीं जा सकता। जो रमणी से प्रेम न कर सकता उसके देश प्रेम में मुझे विश्वास नहीं। राय साहब मुस्कुराए। आप मुझी पर आवाजें कसने लगे। आवाज नहीं है, तत्व की बात है। शायद हो। आप अपने दिल के अंदर बैठ कर देखिए तो पता चले। मैंने तो बैठ कर देखा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वहाँ और चाहे जितनी बुराइयां हों विषय की लालसा नहीं है। तब मुझे आपके ऊपर दया आती है। आप जो इतनी दुखी और निराश और चिंतित है इसका एकमात्र कारण आपका निग्रह है। मैं तो यह नाटक खेल कर रहूंगा, चाहे दुखांत ही क्यों ना हो। वह मुझसे मजाक करती है, दिखाती है कि मुझे तेरी परवाह नहीं है, लेकिन मैं हिम्मत हारने वाला मनुष्य नहीं हूँ। मैं अब तक उसका मिजाज नहीं समझ पाया। कहाँ निशाना ठीक बैठेगा इसका निश्चय न कर सका। लेकिन वह कुज्जी आपको शायद ही मिले। मेहता शायद आपसे बाजी मार ले जाए। एक हिरन कई हिरणियों के साथ चल रहा था, बड़ी सींगों वाला, बिल्कुल काला। राय साहब ने निशाना बांधा। खन्ना ने रोका। क्यों हत्या करते हो यार, बेचारा चल रहा है, चल ले। धूप तेज हो गई, आइए कहीं बैठ जाए, आपसे कुछ बातें करनी है। राय साहब ने बंदूक चलाई मगर हिरन भाग गया। बोले, एक शिकार मिला था तो निशाना खाली गया। एक हत्या से बचे। आपके इलाके में ऊख होती है? बड़ी कसरत से होती है। तो फिर क्यों ना हमारे शुगर मिल में शामिल हो जाइए। हिस्से धड़ाधड़ बिक रहे हैं। आप ज़्यादा नहीं 1,000 हिस्से खरीद लो। गजब किया, मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? इतने नामी इलाकेदार और आपको रुपयों की कमी? कुछ 50,000 ही तो होते हैं, उनमें भी अभी 25% ही देना है। नहीं भाई साहब, मेरे पास इस वक्त बिल्कुल रुपए नहीं है। रुपए जितने चाहे मुझसे लीजिए, बैंक आपका है। हाँ, अभी आपकी अपनी ज़िंदगी एशियाड पर करानी होगी। मेरी कंपनी में एक अच्छी सी पॉलिसी लीजिए। 100-200 रुपये तो आप बड़ी आसानी से हर महीने दे सकते हैं और इकट्ठी रकम मिल जाएगी 40-50 हज़ार। लड़कों के लिए इससे अच्छा प्रबंध आप नहीं कर सकते। हमारी नियम वाली देखिए, हम पूर्ण सहकारिता के साथ सिद्धांत पर काम करते हैं। दफ्तर और कर्मचारियों के खर्च के सिवा नफे की एक कोई भी किसी के जेब में नहीं जाती। आपको आश्चर्य होगा कि इस नीति से कंपनी कैसे चल रही है। और मेरी सलाह से थोड़ा सा स्पेकुलेशन का काम भी शुरू कर दीजिए। यह जो आज सैकड़ों करोड़पति बने हुए हैं, सब इसी स्पेकुलेशन से बने हैं। रुई, शक्कर, गेहूं, रबर, किसी जीन्स का सट्टा कीजिए। मिनटों में लाखों का वारा न्यारा होता है। काम जरा अटपटा है, बहुत से लोग गच्चा खाते हैं, लेकिन वही जो अनाड़ी है, आप जैसे अनुभवी, सुशिक्षित और दूरदेश लोगों के लिए इससे ज्यादा नफे का काम नहीं है। बाजार का उतार चढ़ाव कोई आकस्मिक घटना नहीं है, इसका भी विज्ञान है। एक बार उसे गौर से देख लीजिए, फिर क्या मजाल की धोखा खाएं। राय साहब कंपनियों पर अविश्वास करते थे। दो एक बार इसका एक कड़वा अनुभव हो भी चुका था, लेकिन मिस्टर खन्ना को उन्होंने अपनी आंखों से बढ़ते देखा था और कार्यक्षमता के कायल हो गए थे। अभी 10 साल पहले जो व्यक्ति बैंक में क्लर्क था, वह केवल अपने अव्यवसाय, पुरुषार्थ और प्रतिभा से शहर में पूछता था। उसकी सलाह की उपेक्षा न की जा सकती थी। इस विषय में अगर खन्ना उसके पथ प्रदर्शक हो जाए तो उन्हें बहुत सी कामयाबी हो सकती है। ऐसा अवसर क्यों छोड़ा जाए? तरह तरह के प्रश्न करते रहे। सहसा एक देहाती एक बड़ी सी टोकरी में कुछ जड़े, कुछ पत्तियां, कुछ फल लिए नजर आता है। खन्ना ने पूछा, अरे क्या बेचता है? देहाती सकपका गया, डरा कहीं बेगार में न पड़ जाए। बोला, कुछ तो नहीं मालिक, यही घात पात है। क्या करेगा इनका? बेचूंगा मालिक, जड़ी बूटी है। कौन कौन सी जड़ी बूटी है बता। देहाती ने अपना औषधालय खोल कर दिखाया। मामूली चीजें थी जो जंगल के आदमी उखाड़ कर ले जाते और शहर में अत्तारों के हाथ 2-4 आने में बेच जाते, जैसे मकोए, कंधी, सहदैया, कुकरौंदे, धतूरे के बीज, मदार के फूल, करंजे, घुमची आदि। हर एक चीज दिखाया था और रटे हुए शब्दों में उसके गुण भी बयान करता जा रहा था। यह मकोई है सरकार। ताप हो, मंदागिन हो, तिल्ली हो, धड़कन हो, शूल हो, खांसी हो, एक खुराक में आराम हो जाता है। यह धतूरे के बीज है मालिक। गठिया हो, बाई हो। खन्ना ने दाम पूछा। उसने 8 आने कहे। खन्ना ने 1 रुपया फेंक दिया और उसे पड़ाव तक रखाने का हुक्म दिया। गरीब ने मुंह मांगा दाम ही नहीं पाया, उसका दोगुना पाया। आशीर्वाद देता चला गया। राय साहब ने पूछा, आप यहाँ घास पास लेकर क्या करोगे? खन्ना ने मुस्कुरा कर कहा, इनकी अशरफिया बनाऊंगा। मैं कमियागार हूँ, यह आपको शायद नहीं मालूम। तो यार वह मंत्र हमें सिखा दो। हाँ हाँ, शौक से। मेरी शागिर्दी कीजिए। पहले सेवा सवा से लड्डू चढ़ा कर लाइए, तब बताऊंगा।
बात यह है कि मेरा तरह तरह के आदमियों से सबका पड़ता है। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो जड़ी बूटियों पर जान देते हैं। उनको इतना मालूम हो जाए कि यहाँ किसी फकीर की दी हुई बूटी है, फिर आपकी खुशामदद करेंगे, नाक रगड़ेंगे, और आप यह चीज़ उन्हें दे दें, हमेशा के लिए आपके ऋणी हो जाएंगे। 1 रुपए में अगर 10-20 बुद्धुओं का एहसान का नमदा जा सके तो क्या बुरा है। जरा से एहसान से बड़े बड़े काम निकल जाते हैं। राय साहब ने कुतूहल से पूछा, मगर इन बूटियों के गुण आपको याद कैसे रहेंगे? खन्ना ने कहा मारा, आप भी राय साहब बड़े मजे की बात करते हैं। जिस बूटी में जो गुण चाहे बता दीजिए, वह आपकी लियाकत का मनवर है। सेहत तो रुपये के 8 आने विश्वास से होती है। आप जो इन बड़े बड़े अफसरों को देखते हैं, और इन लंबी पूंछ वाले विद्वानों को, और इन रसोइयों को, यह सब अंधविश्वासी होते हैं। मैं तो वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर को जानता हूँ जो कुकरौंदे का नाम भी नहीं जानते। इन विद्वानों का मजाक तो हमारे स्वामी जी खूब उड़ाते हैं। आपको तो कभी उनके दर्शन न होंगे। अब की बार आए तो मिलवाऊंगा। जब से मेरे बगीचे में ठहरे हैं, रात दिन लोगों का तांता लगा रहता है। माया तो उन्हें छू भी नहीं पाई, केवल एक बार दूध पीते हैं। ऐसा विद्वान महात्मा मैंने आज तक नहीं देखा। न जाने कितने वर्ष हिमालय पर तप करते रहे। पूरा सिद्ध पुरुष है। आपको देखते ही आपका भूत भविष्य सब कहकर सुनाएंगे। ऐसे प्रसन्न मुख के हैं कि देखते ही मन खिल उठता है। ताजुब तो यह है कि खुद इतने बड़े महान हैं, मगर सन्यास और त्याग, मंदिर और मठ, संप्रदाय और पंथ, इन सबको ढोंग कहते हैं, पाखंड कहते हैं। रूढ़ियों के बंधन को तोड़ो और मनुष्य बनो। देवता बनने का ख्याल छोड़ो। देवता बनकर तुम मनुष्य न रहोगे। राय साहब के मन में शंका हुई। महात्माओं में उन्हें उन्हें भी विश्वास था, जो प्रभुत्व वालों में आमतौर पर होता है। दुखी प्राणी को आत्मचिंतन में जो शांति मिलती है, उसलिए वह भी ललायत हो रहे थे। जब आर्थिक कठिनाइयों से निराश हो जाते, मन में आता संसार का मुंह मोड़कर एकांत में जा बैठे और मोक्ष की चिंता करें। संसार के बंधनों का वह भी साधारण मनुष्य की भांति आत्ममोहिनी के मार्ग में बाधाएं समझते थे, और इनसे दूर होकर जाना जीवन को आदर्श मानते थे। लेकिन संन्यास और त्याग के बीच बंधनों को तोड़ने की तैयारी कैसे करें? लेकिन जब वह संन्यास को ढोंग कहते हैं, तो खुद क्यों संन्यास लिया है? उन्होंने संन्यास कब लिया है साहब? वो तो कहते हैं आदमी को अंत तक काम करते रहना चाहिए, विचार स्वातंत्र्य उनके उपदेशों का तत्व है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। विचार स्वातंत्र्य का आशय क्या है? समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आता। अब की बार आइए तो उनसे बात हो। वह प्रेम को जीवन का सत्य कहते हैं, और इसकी ऐसी सुंदर व्याख्या करते हैं कि मन मुग्ध हो जाता है। मिस मालती को उसने मिलाया है नहीं? आप भी दिल लगी करते हैं। मालती को भला इनसे क्या मिला था? वाक्य पूरा न हुआ था कि वह सामने झाड़ी में सरसराहट की आवाज सुनकर चौंक पड़े और प्राण रक्षा की प्रेरणा से राय साहब के पीछे आ गए। झाड़ी में से एक तेंदुआ निकला और मंद गति से सामने की ओर चल रहा। राय साहब ने बंदूक उठाई और निशाना बांधना चाहते थे कि खन्ना ने कहा, यह क्या करते हैं आप? खामख्वाह उसे छेड़ रहे हैं। कहीं लौट पड़े तो? लौट क्या पड़ेगा, वहीं ढेर हो जाएगा। तो मुझे उस टीले पर चढ़ने जाने दीजिए। मैं शिकार का ऐसा शौकीन नहीं हूँ। तब क्या शिकार खेलने चले? शामत और क्या। राय साहब ने बंदूक नीचे कर ली। बड़ा अच्छा शिकार निकल गया। ऐसे अवसर कब मिलते हैं? मैं तो अब यहाँ नहीं ठहर सकता, खतरनाक जगह है। एक आध शिकार तो मार लेने दीजिए। हाथ खाली लौटने शर्म आती है। आप मुझे कृपा करके कार के पास पहुंचा दीजिए, फिर चाहे तेंदुओं का शिकार कीजिए या चीते का। आप बड़े डरपोक हैं मिस्टर खन्ना, सच। व्यर्थ में अपनी जान खतरे में डालना बहादुरी नहीं है। अच्छा, तो आप खुशी से लौट सकते हैं। अकेला? रास्ता बिल्कुल साफ है। जी नहीं, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। राय साहब ने बहुत समझाया, मगर खन्ना ने एक न मानी। मारे भय के उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उस वक्त अगर झाड़ी में से एक गिलहरी भी निकल आती तो वह चीख मारकर गिर पड़ते। बोटी बोटी कांप रही थी, पसीने से तरतर हो गए। राय साहब को लाचार होकर उनके साथ लौटना पड़ा। जब दोनों आदमी बड़ी दूर निकल आए तो खन्ना होश में ठिकाने आए। बोले, खतरे से नहीं डरता, लेकिन खतरे के मुंह में उंगली डालना हिमाकत है। अजी जाओ भी, जरा सा तेंदुआ देख लिया तो जान निकल आई। मैं शिकार खेलना उस जमाने से संस्कार समझता हूँ जब आदमी पशु था। तब से संस्कृति बहुत आगे बढ़ी गई है। मैं मिस मालती से आपकी कलई खोलूंगा। मैं अहिंसावादी होना लज्जा की बात नहीं समझता। अच्छा, तो यह अब अहिंसावाद था? शाबाश। खन्ना ने गर्व से कहा, जी हाँ, यह मेरा अहिंसावाद था। आप बुद्ध और शंकर के नाम पर गर्व करते हैं और पशुओं की हत्या करते हैं। लज्जा आपको आनी चाहिए, न कि मुझे। कुछ दूर दोनों फिर चुपचाप चलते रहे। तब खन्ना बोले, तो आप कब तक आएंगे? मैं चाहता हूँ आप पॉलिसी का फॉर्म आज ही भर दे और शक्कर के में हिस्सा ले।
मेरे पास दोनों फॉर्म मौजूद हैं। राय साहब ने चिंतित स्वर में कहा। जरा सोच लेने दीजिए। इसमें सोचने की जरूरत नहीं। तीसरी टोली मिर्जा खुर्शीद और मिस्टर तनखा की थी। मिर्जा खुर्शीद के लिए भूत और भविष्य सादे कागज की भांति था। वह वर्तमान में रहते थे। न भूत का पछतावा था, न भविष्य की चिंता। जो कुछ सामने आ जाता था उसमें जी जान से लग जाते थे। मित्रों की मंडली में वह विनोद के पुतले थे। काउंसिल में उनसे ज्यादा उत्साही मेंबर कोई न था। जिस प्रश्न के पीछे पड़ जाते मिनिस्टरों को रुला देते। किसी के साथ रू रियायत करना न जानते थे। बीच बीच में परिहास भी करते थे। उनके लिए आज जीवन था, कल का पता नहीं। गुस्सेवार भी ऐसे थे कि ताल ठोक कर सामने आ जाते थे। नम्रता के सामने दंडवत करते थे। लेकिन यहाँ किसी ने शान दिखाई और यह हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए। न अपना लोन याद रखते थे, न दूसरों का देना। शौक था शायरी का और शराब का। औरत केवल मनोरंजन की वस्तु थी। बहुत दिन हुए हृदय का दिवाला निकाल चुके थे। मिस्टर तनखा दांवपेच के आदमी थे। सौदा पटाने में, मामला सुलझाने में, अड़ंगा डालने में और बालू से तेल निकालने में, गला दबाने में, दुम झाड़कर निकल जाने में बहुत सिद्धस्त। कहिए रेत में नाव चला दे, पत्थर पर दूध उगा दे, तालुकेदारों को महाजनों से कर्ज दिलाना, नई कंपनियां खुलवाना, चुनाव के अवसर पर उम्मीदवार खड़े करना, यह उनका व्यवसाय था। खासकर चुनाव के समय उनकी तकदीर चमकती थी। किसी पौड़े उम्मीदवार को खड़ा करते, दिलो जान से उसका काम करते और 10-20 हजार बना लेते। जब कांग्रेस का जोर था तो कांग्रेस के उम्मीदवारों के सहायक थे। अब सांप्रदायिक दल का जोर हुआ तो हिंदू सभा की ओर से काम करने लगे। मगर इस उलट फेर के समर्थन के लिए उनके पास ऐसी दलील थी कि कोई उंगली न दिखा सका। शहर के सभी रईस, सभी हुकाम, सभी अमीरों से उनका याराना था। दिल में चाहे लोग उनकी नीति पसंद करे न करे, पर यह स्वभाव इतने नर्म थे कि कोई मुंह पर कुछ न कह सकता था। मिर्जा खुर्शीद ने रुमाल से माथे का पसीना पोंछकर कहा, आज तो शिकार खेलने के लायक दिन नहीं है। आज तो कोई मुशायरा होना चाहिए था। वकील ने समर्थन किया। जी हाँ, वही बाग में बड़ी बहार रहेगी। थोड़ी देर के बाद मिस्टर तनखा ने मामले में बात छेड़ी। अब की चुनाव में बड़े बड़े गुल खिलेंगे। आपके लिए भी मुश्किल है। मिर्जा विरक्त मन से बोले, अब की मैं खड़ा न होऊंगा। तनखा ने पूछा, क्यों? मुफ्त की बकबक कौन करे? फायदा ही क्या? मुझे अब इस डेमोक्रेसी की भक्ति नहीं हो रही। जरा सा काम और महीनों की बहस। हाँ, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अच्छा स्वांग है। इससे तो कहीं अच्छा यह है कि गवर्नर रहे, चाहे वह हिंदुस्तानी हो या अंग्रेज। इसमें बहस नहीं। एक इंजन जिस गाड़ी को बड़े बड़े मेज से हजारों मील खींच ले जाता है, उसे 10,000 आदमी मिलकर भी उतनी तेजी से नहीं खींच सकते। मैं तो सारा तमाशा देखकर काउंसिल से बेजार हो गया। मेरा बस चले तो काउंसिल में आग लगा दूं। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं वो व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपए है। रुपए के जोर से उसके लिए सभी सुविधाएं तैयार हो जाती है। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े लिखने और बोलने वाले, जो अपनी जबान और कलम से पब्लिक को जिस तरफ चाहे फेर दे। सभी सोने के देवता के पैरों पर माथा रगड़ते हैं। मैंने तो इरादा कर लिया है, अब इलेक्शन के पास न जाऊंगा। मेरा प्रोपेगेंडा अब डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा। मिर्जा साहब ने कुंवरन की आयस्तों को सिद्ध किया और पुराने जमाने के बादशाहों के आदर्श कितने ऊंचे थे, आज तो हम उनकी तरफ ताक भी नहीं सकते। हमारी आंखों में चकाचौंध आ जाएगी। बादशाह को खजाने की एक कौड़ी भी निजी खर्च के लाने का अधिकार न था। यह किताबें नकल करके, कपड़े सीकर, लड़कों को पढ़ाकर अपना गुजर करता था। मिर्जा ने आदर्श महीपों की एक ऐसी लंबी सूचना गिना दी। कहा तो वह प्रजा को पालने वाला बादशाह, और कहाँ आजकल के मंत्री और मिनिस्टर। 5, 6, 7, 8 हजार महावर मिलाना चाहिए। लूट है या डेमोक्रेसी? हिरनों का एक झुंड चरता हुआ नजर आया। मिर्जा के मुख पर शिकार का जोश चमक उठा। बंदूक संभाली और निशाना मारा। एक काला सा हिरन गिर पड़ा। वह मरा। इस उत्मंत ध्वनि के साथ मिर्जा भी बेतहाशा दौड़े, बिल्कुल बच्चों की तरह उछलते कूदते, तालियां बजाते। समीपी एक वृक्ष पर एक आदमी लकड़ियां काट रहा था। वह भी चटपट वृक्ष से उतरकर मिर्जा जी के साथ दौड़ा। हिरन की गर्दन में गोली लगी थी। उसके पैरों में कंपन हो रहा था और आंखें पथरा गई थी। लक्कड़हारे ने हिरन को करुणा के नेत्रों से देखकर कहा, अच्छा पट्टा था।
मन भर से कम न होगा। हुक्म हो तो मैं उठाकर पहुंचा दूं। मिर्जा कुछ बोले नहीं। हिरन की टंगी हुई दीन वेदना से भरी आंखें देख रहे थे। अभी 1 मिनट पहले इसमें जीवन था। जरा सा पत्ता भी खड़कता तो कान खड़े करके चौकड़ियां भरता हुआ निकल भागता। अपने मित्रों और बाल बच्चों के साथ ईश्वर की उगाई हुई घास खा रहा था, मगर अब निस्पंद पड़ा है। उसकी खाल उधेड़ लो, उसकी बोटियां कर डालो, उसका कीमा बना डालो, उसे खबर न होगी। उसके क्रीड़ामय जीवन में जो आकर्षण था, जो आनंद था, वह क्या इस निर्जीव शव में है? कितनी सुंदर गठन थी, कितनी प्यारी आंखें, कितना मनोहर छवि। उसकी छलांगे हृदय में आनंद की तरंगे पैदा करती थी। उसकी चौकड़ियों के साथ हमारा मन भी चौकड़ियां भरने लगता था। उसकी स्फूर्ति जीवन सा बिखेरती चलती थी, जैसे फूल सुगंध बिखरता है। लेकिन अब उसे देखकर ग्लानि हाथ होती है। लकड़हारे ने पूछा, कहाँ पहुंचाना होगा मालिक? मुझे भी 2-4 पैसे दे देना। मिर्जा जी जैसे ध्यान से चौंक पड़े। बोले, अच्छा उठा लो, कहाँ चलेगा? जहाँ हुक्म हो मालिक। नहीं, जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ ले जा, मैं तुझे देता हूँ। लकड़हारे ने मिर्जा की ओर कौतूहल से देखा। कानों पर विश्वास ना आया। अरे नहीं मालिक, हुजूर ने शिकार किया है तो हम कैसे खा ले? नहीं नहीं, मैं खुशी से कहता हूँ, तुम इसे ले जाओ। तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? कोई आधा कोस होगा मालिक। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, देखूंगा तुम्हारे बाल बच्चे कैसे खुश होते हैं। ऐसे तो मैं न ले जाऊंगा सरकार। आप इतनी दूर से आए हैं, इस कड़ी धूप में शिकार किया, मैं कैसे उठा ले जाऊं? उठा उठा, देर न कर। मुझे मालूम हो गया तू भला आदमी है। लकड़हारे ने डरते डरते और रह रह कर मिर्जा जी की मुख की ओर सशंक नेत्रों से देखते हुए कि कहीं बिगड़ न जाए, हिरन को उठाया। सहसा उसने हिरन छोड़ दिया और खड़ा होकर बोला, मैं समझ गया मालिक, हुजूर ने इसकी हलाली नहीं की है। मिर्जा जी ने हंसकर कहा, बस बस, तूने खूब समझा। अब उठा ले और घर चल। मिर्जा जी धर्म के इतने पाबंद न थे। 10 साल से उन्होंने नमाज ना पढ़ी थी। 2 महीने में एक दिन व्रत रख लेते थे, बिल्कुल निराहार निर्जल। मगर लकड़हारे को इस ख्याल से जो संतोष हुआ था कि हिरन अब इन लोगों के उखाद हो गया है, उसे फीका न करना चाहते थे। लकड़हारे ने हल्के मन से हिरन की गर्दन रखा और घर की ओर चल दिया। तनखा अभी तटस्थ और पेड़ के नीचे खड़े थे। धूप में हिरन के पास जाने का कष्ट क्यों उठाते? कुछ समझ में ना आ रहा था कि मामला क्या है। लेकिन जब लकड़हारे को उल्टी दिशा में जाते देखा तो आकर मिर्जा से बोले, आप उधर क्यों जा रहे हैं हजरत? क्या रास्ता भूल गए? मिर्जा ने अपराधी भाव से मुस्कुरा कर कहा, मैंने शिकार इस गरीब आदमी को दे दिया है, अब जरा इसके घर चल रहा हूँ, आप भी आइए ना। तंका ने मिर्जा को कुतूहल की दृष्टि से देखा और बोले, आप अपने होश में हैं या नहीं? कह नहीं सकता, मुझे खुद नहीं मालूम। शिकार इसे क्यों दे दिया? इसलिए कि उसे पाकर इसे जितनी खुशी होगी मुझे या आपको ना होगी। तंका खिसकिया कर बोले, जाइए, सोचा था खूब कबाब उड़ाएंगे, जो आपने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। खैर, राय साहब और मैं तो कुछ ना कुछ लाएंगे ही, कोई गम नहीं। मैं इस इलेक्शन के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आप कहीं खड़ा होना चाहते हैं या नहीं, आपकी जैसी मर्जी। लेकिन आपको इसमें क्या ताल्लुम है कि जो लोग खड़े हो रहे हैं उनके इसी अच्छी कीमत वसूली की जा सके? मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप किसी का यह भेद न खुलने दें कि आप नहीं खड़े हो रहे हो। सिर्फ इतनी मेहरबानी कीजिए मेरे साथ। ख्वाजा जमाल ताहिर इस शहर से खड़े हो रहे हैं। रईसों के वोट 16 आने उनकी तरफ है, हुकामों भी उनके मददगार है। फिर भी पब्लिक पर आपका जो असर है उससे कहीं दौड़ डूब रहे हैं। आप चाहे तो आपके 10-20 हज़ार रुपये महज यही जाहिर कर देने मिल सकते हैं कि आप खातिर बैठ जाते हैं। नहीं, मुझे अर्ज कर लेने दीजिए। इस मामले में आपको कुछ नहीं करना है, आप बेफिक्र बैठे रहिए। मैं आपकी तरफ से एक मैनिफेस्टो निकाल दूंगा और उसी शाम को आप मुझसे 10,000 नगद वसूल कर लीजिए। मिर्जा साहब ने उसकी ओर हिकारत से देखकर कहा, मैं ऐसे रुपए पर और आप पर लानत भेजता हूँ। मिस्टर तंखा ने जरा भी बुरा नहीं माना, माथे पर बल तक न आने दिया। मुझ पर जितनी लानत भेजना चाहे भेजे, मगर रुपयों पर लानत भेजकर आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मैं ऐसी रकम को हराम समझता हूँ। आप शरीयत के इतने पाबंद हो तो नहीं है। लूट की कमाई को हराम समझने के लिए शरअ का पाबंद होने की जरूरत नहीं है। तो इस मामले में क्या आप अपना फैसला तब्दील नहीं कर सकते? जी नहीं। अच्छी बात है, इसे जाने दीजिए। किसी बीमा कंपनी के डायरेक्टर बनने में तो आपका कोई एतराज़ नहीं है। आपको कंपनी का एक हिस्सा भी ना खरीदना पड़ेगा, आप सिर्फ अपना नाम दे दीजिए। जी नहीं, मुझे यह भी मंजूर नहीं है। मैं कई कंपनियों का डायरेक्टर, कई का मैनेजिंग एजेंट, कई का चेयरमैन था,
दौलत मेरे पाँव चूमती थी, मैं जानता हूँ दौलत से आराम और तकल्लुफ़ के कितने सामान किए जा सकते हैं। मगर यह भी जानता हूँ कि दौलत इंसान को कितना खुदगर्ज़ बना देती है, कितना ऐश पसंद, कितना मक्कार, कितना बेगैरत। वकील साहब को फिर कोई प्रस्ताव करने का साहस न हुआ। मिर्ज़ा की बुद्धि और प्रभाव से उनका जो विश्वास था वह बहुत कम हो गया। उसके लिए धन ही सब कुछ था और ऐसे आदमी से जो लक्ष्मी को ठोकर मारता हो, उनका कोई मेल नहीं हो सकता। लकड़हारा हिरन को कंधे पर ले सपक सपक चल रहा था। मिर्ज़ा ने कदम बढ़ाया, पर सुकाल तंका पीछे रह गए। उन्होंने पुकारा, ज़रा सुनिए मिर्ज़ा जी, आप तो भागे जा रहे हैं। मिर्ज़ा ने बिना रुके हुए जवाब दिया, वह गरीब बोझ लिए इतना तेजी से चल रहा है, हम क्या अपना बदन लेकर भी उसके बराबर नहीं चल सकते। लकड़हारे ने हिरन को एक ठूंठ पर उतार कर रख दिया और दम लेने लगा। मिर्ज़ा साहब ने आकर पूछा, थक गए क्यों? लकड़हारे ने सकुचते हुए कहा, बहुत भारी है सरकार। तो लाओ कुछ देर मैं ले चलता हूँ। लकड़हारा हंसा। मिर्ज़ा ढील डौल में उससे कहीं ऊंचे और मोटे ताजे थे, फिर भी वह दुबला पतला आदमी उनकी इस बात पर हंसा। मिर्ज़ा ने बड़े चौबुक पड़ गया, तुम हंसे क्यों? क्या तुम समझते हो मैं उसे उठा नहीं सकता? लकड़हारे ने मानो क्षमा मांगी, सरकार आप लोग बड़े आदमी हैं, बोझ उठाना तो हम जैसे मजदूरों का काम है। मैं तुम्हारा दुगना जो हूँ, इससे क्या होता है मालिक? मिर्जा जी का पुरुषत्व अपना और अपमान न सह सका। उन्होंने बढ़कर हिरन को गर्दन पर उठा लिया और चलने लगे, मगर मुश्किल से 50 कदम चले होंगे कि गर्दन फटने लगी। पांव थरथराने लगे और आंखों में तितलियां उड़ने लगी। कलेजा मजबूत किया और एक 20 कदम और चले। कमबख्त कहाँ रह गया, जैसे इस लाश को शीशा भर दिया गया हो। जहां मिस्टर तंखा की गर्दन पर रख दूं तो मजा आए। मशक की तरह कोई फूल चलते हैं, जरा इसका मजा भी तो देखें। लेकिन बोझा उतारे कैसे? दोनों अपने दिल में कहेंगे, बड़ी जमावर्दी दिखा रहे चलते, 50 कदम भी नहीं चल पाए। लकड़हारे ने चुटकी ली, कहो मालिक कैसा रंग ढंग, बहुत हल्का है ना? मिर्जा जी को बोझ कुछ हल्का मालूम होने लगा। बोले, उतनी दूर तो ला ही दूंगा जितनी दूर तुम लाए हो। कोई दिन गर्दन दुखेगी मालिक। तुम क्या समझते हो मैं यहीं फुला हुआ हूँ? नहीं मालिक, अब तो ऐसा नहीं समझता। मुदा आप हैरान ना हो, वहाँ चट्टान है, उस पर उतार दीजिए। मैं अभी इसे इतनी ही दूर ले जा सकता हूँ। मगर यह अच्छा तो नहीं लगता कि मैं डाल चलूँ और आप लादे रहे। मिर्जा साहब ने चट्टान पर हिरन को उतार कर रख दिया। वकील साहब भी आ पहुंचे। मिर्जा ने दाना फेंका, अब आपको भी कुछ देर ले चलना पड़ेगा जनाब। वकील साहब की नज़रों में अब मिर्जा जी का कोई महत्व न था। बोले, मुआफ़ कीजिए, मुझे अपनी पहलवानी का दावा नहीं है। बहुत भारी नहीं है सच, अजी रहने भी दीजिए। आप अगर इसे 100 कदम ले चले तो मैं वादा करता हूँ, आप मेरे सामने जो तजवीज़ रखेंगे मैं उसे मंजूर कर लूँगा। मैं इन चकमों में नहीं आता। मैं चकमा नहीं दे रहा हूँ मल्ला। आप जिस हल्के में कहेंगे खड़ा हो जाऊंगा, जब हुक्म देके बैठ जाऊंगा। जिस कंपनी का डायरेक्टर, मेंबर, मुनीम, कन्वेंसर जो कुछ कहेंगे सब बन जाऊंगा। बस 100 कदम ले लीजिए। मेरी तो ऐसे ही दोस्ती निकती है, जो मौका पड़ने पर सब कुछ कर सकते हैं। तंका का मन चुलबुला उठा। मिर्जा अपने कॉल के पक्के हैं, इनमें कोई संदेह न था। हिरन ऐसा क्या बहुत भारी होगा? आखिर मिर्जा इतनी दूर ले ही आए हैं। बहुत ज़्यादा थके तो नहीं जान पड़ते। अगर इनकार करना करते हैं तो सुनहरा अवसर हाथ से जाता है। आखिर ऐसा क्या क्या कोई पहाड़ है? बहुत होगा 4-5 पंसेरी होगा। 2-4 दिन गर्दन ही तो दुखेगी। जेब में रुपए हों तो थोड़ी सी बीमारी सुख की वस्तु है। 100 कदम की रही। हाँ 100 कदम मैं गिनता चलूँगा। देखिए निकल न जाइएगा। निकल जाने वाले पर लालच भेजता हूँ। तंखा ने जूते का फीता फिर से बांधा, कोट उतार कर लकड़हारे को दिया, पतलून ऊपर चढ़ाया, रुमाल से मुंह पोंछा और इस तरह हिरन को देखा मानो ओखली में सिर देने जा रहे हो। फिर हिरन को उठाकर गर्दन पर रखने की चेष्टा की। 2-3 बार जोर लगाने पर लाज गर्दन पर आ गई, पर गर्दन न उठ सकी। कमर झुक गई। हाथ उठे और लाश में को जमीन पर पटकने वाले थे कि मिर्जा ने उन्हें सहारा देकर आगे बढ़ाया। तंखा ने एक डग से इसे इस तरह उठा लिया जैसे दलदल में पाँव रख रहे हो। मिर्जा ने बढ़ावा दिया, शाबाश मेरे शेर, वाह वाह। तंखा ने एक डग और रखा। मालूम हुआ गर्दन टूटी जाती है। मार लिया मैदान, जीते रहो पट्टे। तंखा तो डग गए और बढ़े, आंखें निकली पड़ती थी। बस एक बार और जोर मारो दोस्त। 100 कदम की शर्त गलत, 50 कदम की ही रही। वकील साहब का बुरा हाल था। वह बेजान हिरन शेर की तरह उसे दबोचे हुए था। उसका हृदय रक्त चूस रहा था। सारी शक्तियां जवाब दे चुकी थी, केवल लोभ किसी लोहे की धरन की तरह छत को संभाले हुए था। 1 से 25,000 तक की गोटी थी, मगर अंत में वह शतीर भी जवाब दे दी गई। लोभ की कमर टूट गई, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, सिर में चक्कर आ गया और वह शिकार गर्दन पर लिए पथरीली जमीन पर गिर पड़े। मिर्जा ने तुरंत उन्हें उठाया और अपनी रुमाल से हवा करते हुए पीठ पर ठोका।
जोर तो यार तुमने खूब मारा, लेकिन तकदीर के खोटे हो। तंका ने हाँफते हुए लंबी सांस खींचकर कहा, आपने तो आज मेरी जान ही ले ली थी। 2 मन से कम न होगा सुअर। मिर्जा ने हंसते हुए कहा, लेकिन भाईजान, मैं भी तो इतनी दूर उठाकर लाया ही था। वकील साहब ने खुशामदद करनी शुरू की। मुझे तो आपकी फरमाइश पूरी करनी थी। आपको तमाशा देखना था, वह आपने देख लिया। अब आपको अपना वादा पूरा करना होगा। आपने मुआवजा कब पूरा किया? कोशिश तो जान फोड़ कर की, इसकी सनद नहीं। लकड़हारे ने फिर हिरन उठा लिया था और भागा चला जा रहा था। वह दिखा देना चाहता था कि तुम लोगों की कांख खूंक कर 10 कदम इसे उठा लिया तो यह समझो कि पास हो गए। इस मैदान में दुर्बल होने पर भी तुमसे आगे रहूंगा। हाँ, कागज तुम चाहे जितना काला कर लो, झूठे मुकदमे चाहे जितने बना लो। एक नाला मिला जिसमें बहुत थोड़ा पानी था। नाले के उस पार टीले पर एक छोटा सा 5-6 घरों का पुरावा था और कई लकड़े इमली के नीचे खेल रहे थे। लकड़हारे को देखते ही सबने दौड़कर उसका स्वागत किया और पूछने लगे, किसने मारा बापू? कैसे मारा? कहाँ मारा? किसने गोली लगी? कहाँ लगी? इसी को क्यों लगी और हिरनों को क्यों नहीं लगी? लकड़हारा हूँ हाँ करता इमली के नीचे पहुंचा और हिरन को उतारकर पास की झोपड़ी के दोनों महानुभावों के खेतों पर लिटा दिया। उनके चारों ओर लड़कों ने शिकार को अपना चार्ज लिया और लड़के भगाने की चेष्टा करने लगे। सबसे छोटा बालक आया। यह हमारा है। उसकी बड़ी बहन जो 14-15 साल की थी मेहमानों की ओर देखकर छोटे भाई को डांटा, चुप, नहीं सिपाही पकड़ ले जाएगा। मिर्जा ने लड़के को छेड़ा, तुम्हारा नहीं हमारा है। बालक ने हिरन पर बैठ कर अपना कब्जा सिद्ध कर दिया और बोला, बापू तो लाए हैं। बहन ने सिखाया, कह दे भैया तुम्हारा है। इन बच्चों की माँ बकरी के लिए पत्तियां तोड़ रही थी। 2 नए भले आदमियों को देखकर जरा सा घूंघट निकाला और शर्माई की और उसकी ओर साड़ी कितनी मैली, कितनी फटी, कितनी ऊँगटी है। वह इस विषय में मेहमानों के सामने कैसे जाए? और गए बिना काम नहीं चलता। पानी वानी देना ठीक है। अभी दोपहर होने पर कुछ कसर थी, लेकिन मिर्जा साहब ने दोपहर इस गांव में काटने का निश्चय किया। गांव के आदमियों को जमा किया, शराब मंगवाई, शिकार पका, समीप के बाजार से घी और मैदा मंगाया और सारे गांव को भोज दिया। छोटे बड़े स्त्री पुरुष सब ने दावत उड़ाई। मर्दों ने खूब शराब पी और मस्त होकर शाम तक गाते रहे। और मिर्जा जी बालकों के साथ बालक, शराबियों के साथ शराबी, बूढ़ों के साथ बूढ़े, जवानों के साथ जवान बने हुए थे। इतनी देर में सारे गांव से उनका एक घनिष्ठ परिचय हो गया था, मानो यहीं के निवासी हो। लड़के तो उन पर लदे पड़े थे। कोई उनकी फुनगेदार टोपी पर सर रख लेता था तो कोई उनकी राइफल कंधे पर रखा खड़ता चलता था। कोई उनकी कलाई की घड़ी खोलकर अपनी कलाई पर बांध देता था। मिर्जा ने खूब देसी शराब पी और झूम झूम कर जंगली आदमियों के साथ गाते रहे। जब यह लोग सूर्यास्त के समय यहाँ से विदा हुए तो गांव भर के नर नारी इन्हें इतनी दूर तक छोड़ने आए। कोई तो रोते थे। एक सौभाग्य उन गरीबों के जीवन में शायद पहली बार आया हो कि किसी शिकारी ने उसकी दावत की हो। जरूर यह कोई राजा है, नहीं तो इतना दरियावा दिल कैसे होता? इसके दर्शन फिर काहे न होगे। कुछ दूर चलने के बाद मिर्जा ने पीछे फिर कर देखा और बोले, बेचारे कितने खुश थे। काश मेरी जिंदगी में ऐसे मौके रोज आते। आज का दिन बड़ा मुबारक था। तंखा ने बेरुखों के साथ कहा, आपके लिए मुबारक होगा, मेरे लिए तो मनहूस ही था। मतलब की कोई बात न हुई। दिन भर जंगलों और पहाड़ों की खाक छानने के बाद अपना सा मुंह लिए लौटे जाते हैं। मिर्जा ने निर्दयता से कहा, मुझे आपके साथ हमदर्दी नहीं है। दोनों आदमी जब बरगद के नीचे पहुंचे तो दोनों टोलियां लौट चुकी थी। मेहता मुंह लटकाए हुए थे। मालती विमन सी अलग बैठी थी, जो नई बात थी। रायजाब और खन्ना दोनों भूखे रह गए थे। किसी के मुंह से बात ना निकली थी। वकील साहब इसीलिए दुखी थे कि मिर्जा ने उनके साथ बेवफाई की। अकेले मिर्जा साहब प्रसन्न थे और वह प्रसन्नता अलौकिक थी।